नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज से हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम एग्जाम को टारगेट करते हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हिसाब से सेट को डिजाइन किया है। वीडियो में सबसे पहले हम हिस्ट्री के 5 से 6 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जियोग्राफी, स्टैटिक जीके जो कि दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साइंस बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए हम आज के वीडियो को अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी को भी गेस करने हैं। उसके बाद मैं आप सभी को उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको हम सभी की पॉइंट में कवर करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान यहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत से स्थल इन्हीं जगहों पर मिले हैं। अब आइए हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल और कौन से जगह कहां पर स्थित है। दोस्तों, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल की, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सुत कांगे डोर। यह वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है यह है, और यह दास्त नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल है उसे सुत कांगे डोर के नाम से जाना जाता है। यह वर्तमान के बलूचिस्तान में पड़ता है और नदी आप सभी याद रखिएगा, दास्क नदी के तट पर सुतकांगे डोर स्थित है। सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वह है आलमगीरपुर। मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर, और यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। नदी की बात की जाए तो हिंडन नदी आपको याद रखना है। सिंधु सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है यह हिंडन नदी के तट पर स्थित था। अब हम बात करें अगर सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल की, तो जम्मू कश्मीर में एक स्थान है मांडा या मंडा। यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। और नदी की बात करें तो चिनाब नदी के तट पर सबसे उत्तरी स्थल मांडा स्थित है। हम बात करें अगर सबसे दक्षिणी स्थल की, तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो सिंधु सभ्यता के ये चारों स्थल उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आप सभी को याद रखने हैं। फ्रेंड्स, हमारा अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। इसके पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हम सभी ने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। अब हम सभी जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है वे कहां कहां कौन स्थित है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। इसे आप याद रखिएगा। अब हम सभी आगे जानते हैं कि जो प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के हैं वे कहां पर स्थित है और किस नदी के तट पर स्थित हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे हड़प्पा स्थल के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और यह पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। भारत का एक प्रांत है पंजाब, और पंजाब से ही सटा पाकिस्तान का भी एक प्रांत है जिसे पंजाब के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इसे आप याद रखिएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वह है मोहनजोदड़ो। दोस्तों, यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। हम बात करें अगर अवस्थिति की कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में कहाँ स्थित है, तो हमारा जो गुजरात वाला एरिया है उसी से सटा हुआ पाकिस्तान का प्रांत है सिंध प्रांत, और मोहनजोदड़ो की स्थिति यही निर्धारित की गई है। और नदी भी आप याद रखिएगा, सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो नामक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल प्राप्त हुआ है। रोपड़ की बात करें, रोपड़ जिला भारत के पंजाब में स्थित है, और यह स्थल सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है और यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, अब हमारा जो अगला महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वह है लोथल। लोथल आप सभी याद रखिएगा, गुजरात के अहमदाबाद जिले में इसकी स्थिति है, और नदी यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा की बात करें तो कच्छ जिला गुजरात में यह स्थित है, और यह लूनी नदी के तट पर स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के इन प्रमुख स्थलों के नाम और नदी आप सभी को अवस्थिति के साथ याद रखनी है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। दोस्तों, अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसे आप याद रखिएगा।
आइए हम सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। दोनों आपको याद रखना है, आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी। इंपॉर्टेंट यह भी है, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण न होकर शहरी सभ्यता थी। और इसके उलट हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों, जो वैदिक सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता है। यहाँ के भवन ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी। दोस्तों, इस कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूं और आप सभी को आगे ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करता रहूंगा। अगर आप सभी को मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य व्यवसाय यानी बिजनेस की, तो इनका मुख्य बिजनेस कृषि था। यह आपको याद रखना है। आइए हम सभी जानते हैं कि इनका जो बिजनेस कृषि था यह किस प्रकार का था। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। इसके जो समकालीन सभ्यताएं थी उनमें से सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। और सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वृक्ष पूजा और शिव पूजा, भगवान शिव के पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। ईयर सहित आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 में। फ्रेंड्स, हम बात करें अगर हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोजकर्ता की, तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और मोहनजोदड़ो नामक जो प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता की, उसके खोजकर्ता राखल दास बनर्जी थे। इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी। लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है और इस सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता रंगनाथ राव थे। नाम आप सभी तीनों याद रखिएगा। लोथल के खोजकर्ता रंगनाथ राव थे, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखल दास बनर्जी थे, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। फ्रेंड्स, आइए हम सभी अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है यह पॉलिटी से लिया गया है। इससे पहले हम लोगों ने 5 से 6 क्वेश्चन हिस्ट्री के देखे। अब हम सभी 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी के देखेंगे और उसके बाद जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके भी प्रश्न हम सभी बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन इस वीडियो का है उसमें पूछा गया है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, अंग्रेजों के द्वारा भारत पर शासन करने के लिए समय समय पर एक्ट पारित किए गए थे। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1773 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटिश संसद के द्वारा 1773 में पारित किया गया था। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, इसीलिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल हुआ था और यह रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के द्वारा हुआ था। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट यह भी है, 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इस सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे नाम का एक ब्रिटिश न्यायाधीश था। तो नाम भी आप याद रखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इस उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी या रानी कब नियुक्त किया गया? फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन डी 1858 राइट आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी 1858 में नियुक्त किया गया था। अब आइए हम सभी जानते हैं महारानी विक्टोरिया के बारे में। तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1858 यानी 1858 में पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा,
1858 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। इसके पहले 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद कंपनी के हाथों से भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। 1858 के अधिनियम में गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा। 1858 में एक एक्ट आया था जिसे भारत शासन अधिनियम कहा गया था। इस एक्ट के पहले भारत का शासन गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता था और इस एक्ट के द्वारा इस पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और कैनिंग भारत शासन अधिनियम के बाद भारत का प्रथम वायसराय बना था। और अगर आपसे यह पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह भी कैनिंग ही था, क्योंकि इसका शासनकाल 1856 में शुरू हुआ था और इसने 62 तक भारत के वायसराय का पद संभाला था। फ्रेंड्स, आगे हम बात करें अगर भारत शासन अधिनियम 1958 की, तो इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत में शासन के द्वैध प्रणाली को समाप्त किया। यह भी इंपॉर्टेंट है। भारत में शासन दो वर्गों के द्वारा किया जाता था, नियंत्रण बोर्ड जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था और एक होता था निदेशक बोर्ड जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। इनका शासन 1958 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर भारत में द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मार्ले मिंटो सुधार बिल या एक्ट की, तो यह 1909 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल को पारित किया गया था। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में पारित किया गया और उस समय मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया था। उस समय इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव मार्ले थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। 1909 में मिंटो भारत के वायसराय थे और इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई और केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या 16 से 60 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था और इसमें इंग्लैंड से 3 मंत्री भारत आए थे भारत के संविधान को निर्माण करने के प्रस्ताव के साथ। और इसमें से कौन इसका सदस्य नहीं था, यह हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैथिक लॉरेंस इस मिशन का सदस्य था, एवी अलेक्जेंडर भी इस मिशन का सदस्य था और स्टेफर्ड क्रिप्स भी इस मिशन का सदस्य था। आइए हम सभी जानते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए कैबिनेट मिशन को गठित किया गया था 1946 में। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था कैबिनेट मिशन के आधार पर। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता है कि किस मिशन के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, तो कैबिनेट मिशन आपको याद रखना है। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? यानी भारत का संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उसके पहले भारत का शासन किस अधिनियम या किस कानून के द्वारा चलाया गया था, यह हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन सी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार स्वतंत्रता से पूर्व भारत का शासन किया जाता था। दोस्तों, आइए हम सभी जानते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से वर्मा, जो कि वर्तमान का म्यांमार है, इसे अलग किया गया था। पॉइंट को नोट कीजिएगा। दोस्तों, मैं आप सभी को जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर यह आपको पहले से आता है तो ठीक है, लेकिन अगर आता नहीं है तो आप नोटबुक में इन तथ्यों को लिखिए और इसे एक बार रिवाइज अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये और आपसे आगामी एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से वर्तमान म्यांमार, जो कि पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, उसको अलग किया गया और इसी अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। रिजर्व बैंक की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1935 में किया गया था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे इस क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई?
दोस्तों हमें पता है कि अंग्रेजों के द्वारा भारत को 1947 में आज़ाद किया गया। तो हमारा क्वेश्चन है कि भारत को सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो माउंटबेटन योजना आपको याद रखना है। हम बात करें अगर डूरंड योजना की, तो डूरंड योजना कोई योजना है नहीं। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित था, इसे आप सभी को याद रखना है, जो तत्कालीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। इसे अंग्रेजों के द्वारा 1893 में डिवाइड किया गया था। तत्कालीन भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा स्थित है, जो 1893 में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था और मार्ले मिंटो योजना 1909 में आई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आइए हम सभी जानते हैं भारत के आज़ादी और माउंटबेटन योजना के बारे में। सत्ता हस्तांतरण यानी ट्रांसफर के लिए 24 मार्च 1947, 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया। भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन को सत्ता ट्रांसफर करने के लिए 24 मार्च 1947 को बनाया गया और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित किया गया। इसमें भारत विभाजन शामिल था और 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान के रूप में एक नया देश बनाया गया और भारत को 15 अगस्त को आज़ादी प्रदान की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। अब दोस्तों हम सभी जानेंगे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। यह आप याद रखिएगा। अब आइए हम सभी जानते हैं व्यवस्थित रूप से भूगोल के बारे में। तो दोस्तों भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। स्क्रीनशॉट आप सभी लेते रहिएगा, रिवीजन करने में काम आएगा। और व्यवस्थित भूगोल का जनक की बात की जाए तो इरेटोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल का जनक था। विश्व ग्लोब का निर्माता भी आप याद रखिएगा। ग्लोब का निर्माण मार्टिन बैहम के द्वारा किया गया था और विश्व मानचित्र यानी मैप का निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर था। यह भी इंपॉर्टेंट है। भूगोल का जनक हिकेटियस, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम और विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर था। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ऑप्शन आप सभी देख लीजिएगा। आपके ऑप्शन जो हैं इसमें से हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सोलर सिस्टम का खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। कोपरनिकस को सौर प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। सौर प्रणाली के खोजकर्ता निकोलस कोपरनिकस थे। इन्होंने यह बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। इसके पहले पृथ्वी पर ज़्यादातर व्यक्ति जानते थे कि हमारा पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन पहली बार निकोलस कोपरनिकस के द्वारा बताया गया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के द्वारा किया जाता है और सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। और ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक केपलर थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ग्रहों के गति के नियम केपलर के द्वारा बताए गए थे और सौर प्रणाली यानी सोलर सिस्टम के खोजकर्ता कोपरनिकस थे। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आप देख लीजिए। थोड़ा सा पीडीएफ बनाते टाइम मुझसे गलती हो गया है, तो इसे आप सभी मैनेज कीजिएगा। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। दोस्तों ग्रह को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य के दूरी के हिसाब से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं जो सूर्य के दूरी के हिसाब से हैं। आपको 8 ग्रहों के नाम उनके दूरी के हिसाब से याद रखने हैं। और हम बात करें अगर ग्रह को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह में, तो कौन सा पार्थिव ग्रह है और कौन सा बाह्य ग्रह है। तो दोस्तों पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से जो पहले के 4 ग्रह हैं उन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। यह सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच स्थित है, इसीलिए इन्हें आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच पार्थिव ग्रह स्थित है। आइए हम सभी जानते हैं बाह्य ग्रह के बारे में। तो दोस्तों बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को कहा जाता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से लास्ट के जो 4 ग्रह हैं उन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। अब दोस्तों हम अगर आगे बात करें तो 5 ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। 5 ग्रह ऐसे हैं बुध, शुक्र और मंगल, बृहस्पति, शनि, जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। हमारा जो अगला क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता था। तो उन्हें ग्रह कहा जाता था। और ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों आइए हम सभी जानते हैं ग्रह के उपग्रह हैं उनके बारे में।
हम बात करें अगर उपग्रह की, तो दोस्तों बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इसे आप याद रखिएगा। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास सिर्फ एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। कहीं कहीं पे आपके ऑप्शंस उपग्रह न देकर चंद्रमा दे दिए जाते हैं कि बुध के कितने चंद्रमा है, तो एक भी नहीं है। शुक्र के कितने हैं, तो एक भी नहीं है। पृथ्वी का एक चंद्रमा है जिसे चंद्रमा नाम दिया गया है, और मंगल के 2 चंद्रमा है। इंपॉर्टेंट है, मंगल के 2 चंद्रमाओं के नाम फोबोस और डिमोस है। नाम आप सभी याद रखिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपके मन में यह आया होगा कि अवरोही या आरोही क्रम क्या होता है। तो दोस्तों घटते से बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहा जाता है, और अवरोही क्रम बढ़ते से घटते क्रम को कहा जाता है। तो आकार के अनुसार सौर मंडल में ग्रहों का बढ़ते से घटते क्रम कौन सा है, यह हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा आकार 8 ग्रहों में बृहस्पति का है, उसके बाद शनि का है, अरुण का है, वरुण का है। पृथ्वी हमारा 8 ग्रहों में से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शुक्र, मंगल, बुध। तो इनका क्रम आप याद रखिएगा कि आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम बात करें अगर आकार के अनुसार सबसे बड़े ग्रह की, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के अनुसार 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नजदीक बुध है, और सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर वरुण ग्रह है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। दोस्तों अब हम सभी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे, और इनके आंसर्स आप सभी को भी गेस करने हैं। हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन इकोनॉमी कैसी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आप याद रखिएगा। आइए हम सभी जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, यानी दोनों सहकारी और निजी क्षेत्र मिलकर मिश्रित अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ उदाहरण भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था इंडोनेशिया, भारत और मलेशिया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण सोवियत संघ वर्तमान का रूस है, और इस अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी थर्ड सेक्टर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा सकल राष्ट्रीय उत्पाद तृतीयक क्षेत्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। हम सभी आगे की पॉइंट में जानेंगे प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, सेकेंडरी क्षेत्र क्या होता है, और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। दोस्तों अर्थव्यवस्था के आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उससे संबंधित गतिविधियों को रखा गया है। याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उससे संबंधित गतिविधियों को रखा गया है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, उन्हें द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक, ये सभी सेकेंडरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक क्षेत्र की बात करें, थर्ड सेक्टर में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जो कि भारत में सर्वाधिक योगदान प्रदान करता है। हम बात करें अगर तृतीयक क्षेत्र की, तो बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि इस क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट यह है आप सभी के लिए कि थर्ड सेक्टर को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं। आप सभी को बताना है कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी उसे कहा जाता है जो न एक्सपोर्ट करे और न इंपोर्ट करे, न तो आयात न तो निर्यात जिस देश के द्वारा किया जाता है उसे बंद इकोनॉमी कहा जाता है। वर्तमान में विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो बंद अर्थव्यवस्था हो। पहले ब्राजील बंद अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, और अगर हम थोड़ा सा वर्तमान की बात करें तो नॉर्थ कोरिया थोड़ा बहुत बंद अर्थव्यवस्था का प्रारूप है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है। भारत में बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा किसके द्वारा प्रदर्शित एवं प्रकाशित किया जाता है, यह हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको याद रखना है NSSO के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं। आइए हम सभी जानते हैं भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और इसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। दोस्तों भारत में बेरोजगारी के आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO के द्वारा जारी किया जाता है।
फुल फॉर्म आप कहीं लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO का फुल फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों, बेरोजगारी के प्रकार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी आप सभी को याद रखना है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। यह मुख्य रूप से भारतीय कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? इंपॉर्टेंट डांस है फ्रेंड्स। मोहिनी अट्टम की बात करें तो ऑप्शन डी केरल राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम डांस को केरल राज्य में किया जाता है और यहीं पर इसका विकास हुआ है। फ्रेंड्स, हम बात करें अगर मोहिनी अट्टम की, तो मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास भारत के केरल राज्य में हुआ है। भारत में उल्लेखनीय मोहिनी अट्टम नर्तकों की सूची आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में मोहिनी अट्टम डांसर्स की सूची और इनके नाम। दोस्तों, सुनंदा नायर ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा ये भी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। जयप्रभा मेनन यह भी मोहिनी अट्टम से संबंधित है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। पल्लवी कृष्णन ये भी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। गोपिका वर्मा मोहिनी अट्टम से संबंधित है। विजय लक्ष्मी, राधा दत्ता ये भी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। 2-3 बार अगर आप इन नामों को देख लेंगे तो ये सभी नाम याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य या डांस है? ऑप्शन ए कथक राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारतीय नृत्य कथक मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में किया जाता है। फ्रेंड्स, हम बात करें अगर भारत के शास्त्रीय नृत्य की, तो वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा छऊ को भी भारत के फोक डांस में शामिल किया गया है, लेकिन ऑफिशियल रूप से 8 भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। इनके नाम आप याद रखिएगा। भरतनाट्यम का संबंध भारत के तमिलनाडु राज्य से है। कथक का संबंध भारत के उत्तर प्रदेश से है। कथकली का संबंध केरल राज्य से है। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। उत्तर भारत से संबंधित है कथक नृत्य, और अगर स्टेट पूछा जाए तो यूपी याद रखिएगा। कथकली केरल राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उड़ीसी उड़ीसा से संबंधित है। मणिपुर मणिपुर से संबंधित है। सत्रिया यह भी इंपॉर्टेंट है, यह असम से संबंधित है। बिहू डांस भी असम से संबंधित है, लेकिन असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वह है सत्रिया, और मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। तो इसमें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट यह हो जाता है कि केरल के 2 डांस ऐसे हैं जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है, यानी देवताओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा नृत्य है? तो ऑप्शन सी कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, यह एक देव नृत्य है। दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रमुख नर्तकों में भावना रेड्डी नर्तक आप सभी याद रखिएगा कि भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी ये सभी कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा नहीं है? शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी याद रखिएगा। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में से आता है। हम बात करें अगर भांगड़ा की, तो भांगड़ा पंजाब का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। गिद्धा भी पंजाब राज्य से संबंधित है। छऊ इंपॉर्टेंट है, यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से संबंधित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? कथकली जो कि केरल राज्य में किया जाता है, और हमारे क्वेश्चन पूछा गया है इन डांस में से कौन सा डांस ऐसा है जिसे गरीबों की कथकली कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी ओटन तुल्लन राइट आंसर हो जाएगा। गरीबों की कथकली के नाम से ओटन तुल्लन नृत्य को जाना जाता है। आइए हम सभी जानते हैं ओटन तुल्लन के बारे में। तो दोस्तों, ओटन तुल्लन या ओटन तुल्लन केरल का मलयाली भाषी नृत्य है, यानी यह मलयालम भाषा में किया जाता है। 18वीं सदी में कुंचन नंबियार के द्वारा यह अस्तित्व में लाया गया। वे मलयालम भाषा के 3 प्रमुख कवियों में से एक थे। यह नृत्य मृदंग और इड़क्का वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। वाद्य यंत्र याद रखिएगा, यह नृत्य मृदंग और इड़क्का नाम से वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी कथकली राइट आंसर हो जाएगा। कथकली केरल राज्य में किया जाता है और यह नृत्य मुखौटे के साथ किया जाता है। कथकली मुख्य रूप से पुरुषों का नृत्य है। जैसे हम बात करें अगर इस नृत्य के नर्तकों की यानी डांसर्स की, तो मुकुंद राज, कुप्पन नायर, शांता राव, गोपीनाथ कृष्णन, BN मेनन आदि कथकली के मुख्य कलाकार हैं। नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक क्या है? फ्रेंड्स, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह फिजिक्स का क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जूल। कार्य का यसाई मात्रक जूल है, इसे आप याद रखिएगा। हम बात करें अगर न्यूटन की, तो फोर्स यानी बल का यसाई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। वाट शक्ति का मात्रक है।
वाट शक्ति का मात्रक है, न्यूटन फोर्स का या साई मात्रक है, जूल कार्य का या साई मात्रक है। डाइन की बात की जाए तो दोस्तों सीजीएस पद्धति में फोर्स का मात्रक डाइन है। फ्रेंड्स हम बात करें अगर अन्य महत्वपूर्ण मात्रकों की तो ताप यानी टेम्परेचर का यसाई मात्रक केल्विन हो जाएगा। याद रखिएगा टेम्परेचर का यसाई मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का यसाई मात्रक एम्पियर और ज्योति तीव्रता का यसाई मात्रक कैंडेला हो जाएगा। ज्योति तीव्रता इंपॉर्टेंट है, कैंडेला इसका यसाई मात्रक है। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार में एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। आइए हम सभी जानते हैं यौगिक के बारे में। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है जल। यौगिक का महत्वपूर्ण उदाहरण जल है। जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग को बुझा देता है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन डी लैमार्क और ट्रेविरेनिस राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनिस के द्वारा किया गया था। हम बात करें अगर अरस्तु की तो इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनिस के द्वारा किया गया था। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु के द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में विभाजित किया गया, जंतु समूह और वनस्पति समूह में। अरस्तु के द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में विभाजित किया गया, जंतु समूह और वनस्पति समूह में। नेक्स्ट है कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन ए आइस हॉकी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कनाडा देश का नेशनल गेम आइस हॉकी हो जाएगा। आइए अन्य देश जो महत्वपूर्ण है उत्तरी अमेरिका और यूरोप के, उनके राष्ट्रीय खेल के बारे में जानते हैं। दोस्तों कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल हो जाएगा। क्रिकेट के जैसे खेले जाने वाला यह खेल है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है और रूस का इंपॉर्टेंट है, रूस का नेशनल गेम चेस हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन बी हॉकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा क्रिकेट भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। फ्रेंड्स हम बात करें अगर अन्य भारत के पड़ोसी देशों की कि उनके राष्ट्रीय खेल कौन से हैं, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम हॉकी हो जाएगा। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस हो जाएगा। अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान का नेशनल गेम बुजकशी हो जाएगा और भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी हो जाएगा। नेक्स्ट है जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो फ्रेंड इसमें हमारा ऑप्शन सी जूडो राइट आंसर हो जाएगा। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है, इसे आप याद रखिएगा। फुटबॉल की बात करें तो ब्राजील और अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल हो जाएगा। बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है और जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन डी पुणे महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों पशु चिकित्सा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जत नगर शहर में स्थित है। कैंसर अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। तो इन अनुसंधान संस्थान के बारे में भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री नामक शहर में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून शहर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। तो इन अनुसंधान संस्थान के बारे में भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।